कहानी वाटारू टोयोतोमी से शुरू होती है। वह 20 साल का छात्र है। उसे एनीमे और मंगा पसंद है। वह एक सींग वाले खरगोश के पीछे जागता है। वह घास के मैदान में है। बस एक दिन पहले उसने अपने दोस्तों के साथ इज़ाकाया में पीने का आनंद लिया और सुबह तक कराओके गाया। फिर वह थकान से घर लौटा, किसी तरह समुद्र में जा गिरा। जागने पर वह मैदान में था। उसे लगा कि यह फंतासी दुनिया है। हल्के उपन्यासों में सींग वाले खरगोश होते हैं। उसे शक हुआ कि शायद स्टेटस स्क्रीन हो। वटारू ने एक स्टेटस स्क्रीन देखी। उसमें एक संदेश था। वटारू ने संदेश खोला। संदेश ने बताया कि वह दुनियाओं के बीच फिसल गया है। अब वह अपनी दुनिया में लौट नहीं सकता। साथ ही बताया गया कि उसे दो खास क्षमताएं मिली थीं। ये थीं भाषा समझ और जहाज बुलाना। पहली क्षमता से वह हर भाषा समझ सकता था, चाहे वह बोली जाए या लिखी हो। दूसरी क्षमता उसे जहाज बुलाने की शक्ति देती थी। यह समुद्र से जुड़ी हुई थी। घास के मैदान में लेटे हुए उसने इस नई वास्तविकता को समझने की कोशिश की। वह समझ गया कि वह यहाँ फंसा है। वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वाटारू ने जहाज बुलाने की क्षमता आजमाई। यह उसे रोमांचक लगा। वह बटन दबाता है, वह जहाज खरीद सकता है, उन्हें अच्छी स्थिति में रख सकता है, उन्हें आसानी से नियंत्रित कर सकता है। उसके पास जहाज खरीदने का विकल्प था। पहला जहाज एक साधारण नाव थी। उसने नाव बुला ली। ये घास पर थी। यह एक साधारण नाव थी। चलाने के लिए पानी नहीं था। उसने इसे धकेलना शुरू किया। नाव को धकेलते ही दो सींग वाले खरगोश उस पर हमला करने दौड़े, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कीं। कुछ भी नहीं हुआ। उसने आंखें खोलीं। खरगोश जमीन पर पड़े थे। शायद वे मर चुके थे, लेकिन वह निश्चित नहीं था। शायद जहाज ने उसकी रक्षा की होगी। मौसम खराब हो गया था। उसने सोचा, गांव ढूंढना होगा। वह नहीं जानता था कि खरगोश खाने योग्य हैं। उन्हें साथ ले लिया और सोचा कि इस दुनिया में खतरे हो सकते हैं। फिर वह चलने लगा। जल्द ही वह जंगल में था। यह जगह मॉन्स्टर के लिए सही थी। वह घबरा गया। सींग वाले खरगोशों के बाद कौन आ सकता है? उसने देखा कि एक गॉब्लिन उसे पेड़ के पास से घूर रहा था। गॉब्लिन ने उसका पीछा किया। घबराहट में वाटारू एक चट्टान से गिर गया। सौभाग्य से उसे ज्यादा चोट नहीं आई। गॉब्लिन गायब हो गया। वहां उसने एक शहर देखा। उसे राहत मिली। वह तेजी से वहां दौड़ा। सैनिक ने उसे रोका। उसने पहचान पत्र मांगा। वाटारू कुछ नहीं कह पाया। वह दूसरी दुनिया से आया था। वटारू ने सैनिक से कहा कि उस पर मॉन्स्टर ने हमला किया। उसकी सारी चीजें खो गईं। फिर उसने पूछा कि शहर में कैसे प्रवेश करें। सैनिक ने कहा कि उसे 3 दिन के लिए अस्थायी पहचान पत्र मिलेगा। पहले उसे मूल्यांकन क्रिस्टल छूना होगा। वाटारू ने ऐसा किया। वह अपराधी नहीं था। सैनिक ने उसे अंदर जाने दिया। शहर में प्रवेश करते ही वह थोड़ा चकरा गया। भीड़ में गैर मानव प्राणियों को देखकर उसे यकीन हुआ कि वह अलग दुनिया में है। वाटारू कई चीजों को लेकर उत्सुक था। उसे जल्दी काम करना था। उसका पहचान पत्र 3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। उसे एडवेंचरर्स गिल्ड में शामिल होना था। उसने एक तलवार और ढाल का चिन्ह देखा। वह अंदर चला गया। वहां उसने एक रिसेप्शनिस्ट देखी। डेस्क पर एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था। वाटारू महिला से बात करना चाहता था। लाइन लंबी थी। थकान के कारण वह बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया। उसने पूछा, क्या वह एडवेंचरर बन सकता है? वह आदमी बोला कि पंजीकरण के लिए चांदी का सिक्का चाहिए। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने 2 सींग वाले खरगोश दिए। उस आदमी ने कहा, यह काफी नहीं है, लेकिन वह आर्ण का इंतजाम कर सकता है। यह 1 महीने में चुकाना होगा। वह चांदी के सिक्के की कीमत नहीं जानता था। उसने पूछा कि चांदी के सिक्के कैसे कमा सकते हैं। उस आदमी ने कहा, वे सींग वाले खरगोशों को 5 कॉपर सिक्कों में खरीदते हैं। 20 खरगोश लाने पर एक चांदी का सिक्का मिलेगा। वटारू ने सोचा, क्या वह 20 खरगोश पकड़ पाएगा? वह अनिश्चित था। वह शहर से बाहर नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने हाँ कर दी। उस आदमी ने कहा, क्रिस्टल पर हाथ रखो। फिर उसने एफ रैंक एडवेंचरर का प्रमाण पत्र सौंपा। उन्होंने समझाया कि रैंक एफ से ट्रिपल एस तक होते हैं। अधिक अनुरोध पूरे करने से उसकी रैंक बढ़ जाएगी। जब उनसे पूछा गया तो आदमी ने छुपाने का तरीका बताया। छुपाना सोचने पर विवरण गायब हो जाते हैं। उन्होंने अपना अंतिम नाम और कौशल छुपाने का फैसला किया। आदमी ने उन्हें उनके काम की याद दिलाई। उन्हें सींग वाले खरगोश याद रखने को कहा गया। उन्हें एक पुस्तिका मिली। उन्होंने खरगोश बेचे। मिले 7 तांबे के सिक्के। ड्रिल के परिचारक ने सस्ता आवाज सुझाया। रात का किराया था 10 तांबे के सिक्के। जगह बहुत तंग थी, लेकिन उन्हें आराम करने की जगह मिल गई थी। वह कठोर फर्श पर लेटे। उन्होंने पुस्तिका पढ़ी। नींद में जाते हुए उन्होंने प्यारी रिसेप्शनिस्ट की कल्पना की। उसने कहा कि गिल्ड किसी राष्ट्र से नहीं जुड़ा है। यह संघर्षों में भाग नहीं लेता। हालांकि व्यक्ति विशेष युद्ध से जुड़े अनुरोध स्वीकार कर सकते हैं और साहसी लोग अपने रैंक से एक स्तर कठिन मिशन ले सकते हैं। सी रैंक या उससे ऊपर के लोगों को आपातकालीन अनुरोध मिल सकते हैं। साहसी लोग कार्यों के लिए नामांकित हो सकते हैं।
अनुरोधों से बचने पर उनका गिल्ड कार्ड अमान्य हो जाएगा। वातारू को गिल्ड के नियमों से कोई परेशानी नहीं थी। उसे अपनी क्षमताओं पर संदेह था। सोचते हुए वह सो गया। बाद में वह जागा। वह दोपहर में उठा, मकान मालकिन को नमस्ते कहा, फिर चेहरा धोने गया। उसे जापानी शौचालय पसंद नहीं थे। वह तौलिया या टूथब्रश चाहता था। नाश्ते में उसने रोटी खरीदी। उसने खरगोश की एक सींक ली। फिर वह घूमने चला गया। हर जगह एल्व्स, ड्वार्फ और बीस्टमैन थे। वह अकेला था। उसने जहाज को बुलाया। वह सोच रहा था, खरगोशों को क्यों मारा? वह गरीब था। उसके पास यही क्षमता थी। फिर उसने एक आदमी देखा। वाटारू ने देखा कि आदमी खरगोशों से बच रहा था। वह जल्दी से अपने जहाज में चला गया। खरगोश उसके पास आने से पहले ही मर गए। उसने देखा कि वे पीछे हट गए थे। उसने जहाज की स्थिति देखी। ये जहाज न डूबता था और न टूटता था। बिना कप्तान की अनुमति के कोई अंदर नहीं आ सकता था। इसने उसे रोमांचित कर दिया। खरगोश बाहर थे। वे अंदर आना चाहते थे। उसने सोचा, क्या वह उन्हें हरा सकता है? उसने एक खरगोश को मारा, खरगोशों को हराया, उनका शिकार किया, कुछ बेच दिए। बिना बड़े बैग के ज्यादा नहीं ले जा सका। 10 खरगोशों से उसे 70 कांस्य सिक्के मिले। वह पैसे पाकर खुश था। उसने एक और रात के लिए सराय में जगह ली। इस बार उसे कोने में जगह मिली। उसने जहाज के विवरण फिर से देखे। ये सुनिश्चित किया कि बिना अनुमति कोई सवार नहीं हो सकता। अगर उसने पहुंच रद्द की तो सब बाहर हो जाएगा। यह नियम हमले या हत्या की कोशिश पर भी लागू होता है। वातारू जहाज की सुरक्षा देखकर हैरान था। उसने सोचा, अगर उसके पास ज्यादा पैसे होते तो वह भव्य जहाज बुला सकता था। उसने कई जहाज देखे। उसे मोटरबोट पसंद आई। दुकान में एक लग्जरी लाइनर भी दिखा। उसे लगा कि वह इसे शायद ही खरीद सके। वह आगे सोचने लगा, ये जहाज बुलाने की क्षमता उसे किसने दी? उसने खुद से वादा किया, वह अगले दिन पूरी कोशिश करेगा। उसने खरगोशों का शिकार करने की योजना बनाई। इस अजीब दुनिया में उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। 5वें दिन वातारू जल्दी उठा। उसने फिर से खरगोशों का शिकार किया। उसकी विशेष क्षमता ने उसे चोट से बचाया। उसकी नाव तंग थी। वह रबर राफ्ट के लिए पैसे बचाना चाहता था। उस दिन खरगोश बेचने के बाद खरीदार ने कहा, अब वे 25 सींग वाले खरगोश संसाधित कर सकते हैं। हर एक के लिए 8 तांबे के सिक्के मिलेंगे। कुल में 2 चांदी के सिक्के होंगे। वातारू तुरंत सहमत हो गया। वह राफ्ट खरीदना चाहता था। फिर उसे कुछ याद आया। उसे याद आया, एक चांदी का सिक्का देना है। वह गिल्ड जाकर कर्ज चुकाने का सोचता है। एक नई लड़की ने उसे देखा। उसने उसका गिल्ड कार्ड मांगा। वातारू ने उत्साह से कार्ड और सिक्का दिया। लड़की ने कार्ड से कर्ज चुकाया। उसने सत्यापन के लिए कहा। कर्ज देखकर वह चौंक गया। उसने यह बात कही। लड़की थोड़ी चिंतित लगी। किसी को पंजीकरण के समय बताना चाहिए था। उसने देखा कि उसे एक पुस्तिका दी गई थी। वह उस बूढ़े आदमी से नाराज थी। उसने माफी मांगी और चीजें स्पष्ट करने का प्रस्ताव दिया। वातारू का मन उसकी सुंदरता में खो गया। समुद्र तट पर बिकिनी में डेट थी। गिल्ड कार्ड में उधार दिखा। इसमें धन भी रखा जा सकता था। एडवेंचरर्स और मर्चेंट्स गिल्ड्स में जमा और निकासी की सुविधा थी। बड़ी राशि गिल्ड के पास सुरक्षित रखना समझदारी थी। वह ध्यान नहीं दे रहा था। वह उसके लुक्स से विचलित था। उसने बताया कि उसने कोई मिशन नहीं लिया था। वह खरगोशों का शिकार कर रहा था। वह यह काम ले सकता था। उसने चेतावनी दी, मासिक अनुरोध न पूरा करने पर कार्ड अमान्य होगा। उसने सींग वाले खरगोश की अभियानों का जिक्र किया। वातारू ने धन्यवाद कहा। जाने से पहले उसने गोबलिन्स और भेड़ियों की चेतावनी दी। सुरक्षा के लिए मूल गियर लेने का सुझाव दिया। आभारी वातारू इस दुनिया को जानने के लिए पुस्तकालय गया। उसने लाटेना किंगडम पर एक गाइड पढ़ी। वहाँ की शाही राजधानी केंद्र में है। काउंट्स शहरों का शासन उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में होता है। पश्चिमी काउंट शहर का शासक था। यह शहर एक प्रमुख केंद्र था। दक्षिणी शहर समुद्र के पास थे। वे राजधानी से नदी द्वारा जुड़े थे। वातारू को वहां नाव बुलाने की इच्छा हुई। इस दुनिया की जातियां कल्पना कहानियों जैसी थीं। बौने, एल्व्स और लोमड़ी कान वाली जानवर, मानव लड़की। उसने एक किताब देखी। नाम था दैनिक जादू की परिचय। वह इसे बाद में पढ़ना चाहता था। अगले दिन उसने एडवेंचरर का सेट खरीदा। उसने एफ रैंक कार्य जैसे खरपतवार निकालना और खोई हुई बिल्लियों को ढूंढना चुना। रिसेप्शनिस्ट ने कहा वह ई रैंक के अनुरोध ले सकता है। उसने इन्हें भी देखा। कुछ कार्यों में गोबलिन थे। वे भारी थे। उसने एक अनुरोध देखा। 8 सींग वाले खरगोश चाहिए थे। इसके लिए 8 कॉपर कॉइन मिलते। वह रिसेप्शनिस्ट के पास गया। उसने कहा, अब तुम सच्चे एडवेंचरर लगते हो। वातारू ने धन्यवाद दिया। उसने चुना हुआ अनुरोध जमा किया। जब उसने अनुरोध स्वीकार किया, वातारू उसकी दयालुता से प्रभावित हुआ। वह अपने पहले कार्य के लिए जोश से भर गया। उसने 10 सींग वाले खरगोश पकड़े। फिर भी उसने जारी रखने का निर्णय लिया। 11वें खरगोश का इंतजार करते समय एक गोबलिन आया। वह घबरा गया, लेकिन गोबलिन उसे नहीं छू सका। फिर भी गोबलिन के पास आने से वह डर गया। वह बाधा की ताकत को लेकर चिंतित था।
सौभाग्य से गोबलिन ने कुछ और देखा और भटक गया। गोबलिन के जाते ही वातारू को राहत मिली। उसने जहाज लौटाया और शहर की ओर बढ़ा। चलते चलते उसे याद आया कि उसने जहाज पर खरगोशों को छोड़ दिया था। वह चिंतित था कि जहाज कहाँ गया होगा। गोबलिन के कारण वह और खरगोश नहीं पकड़ सका। रिसेप्शनिस्ट की सलाह याद आई। वह जंगल की ओर लौट गया। अंत में उसने जहाज को बुलाया। उसने देखा कि खरगोश अभी भी अंदर थे। खुश होकर वातारू ने खरगोश उठाए। फिर वह उन्हें गिल्ड ले गया। लोमड़ी कान वाली लड़की ने खरगोशों को देखा। उसने उनकी गुणवत्ता की तारीफ की। यह उसका पहला सफल अनुरोध था। पास के पुरुष और महिला ने बधाई दी। उसे अपने प्रयास पर गर्व हुआ। उसे पता चला कि सींग वाले खरगोश महंगे बिकते हैं। वह जहाज पर लौटा। उसकी चीजें सुरक्षित थीं। अब उसे ज्यादा सामान नहीं ले जाना था। उसने सोचा कि जहाज के और भी उपयोग हो सकते हैं। उत्सुकता से वातारू ने कई अनुरोध दिए। उसने 2 सिल्वर और 40 कॉपर कॉइन कमाए। अब वह एक रबर राफ्ट खरीद सकता था। उसने जहाज खरीदने की स्क्रीन खोली, सिक्के डाले और एक बड़ा राफ्ट उसके सामने आ गया। इसमें कंबल और आराम के लिए टेबल जैसी जगह थी। वह नई नाव से खुश था। एक आदमी क्रिस्टल से उसे देख रहा था। वह अगली चाल की योजना बना रहा था। अगले अध्याय में वातारू इस दुनिया में आने के 1 महीने बाद एक डॉक्टर से मिलता है। वातारू क्लिनिक गया। वह जीवन जादू नहीं सीख सका था क्योंकि वह दूसरी दुनिया से था। उसने यह रहस्य बनाए रखा। गिल्ड ने उसे वहां भेजा था। डॉक्टर ने कहा कि वह उसकी क्षमता जांचेगी। ये जांच 5 मिनट चलेगी। इसके लिए 10 कॉपर कॉइन लगेंगे। यहाँ जादू था। रोजाना इस्तेमाल वाला जादू एक बुनियादी प्रकार था। ज्यादातर लोग इसे उपयोग कर सकते थे। रोजाना जादू से चिंगारियां बन सकती हैं। थोड़ा पानी उत्पन्न होता है। हवा को हिलाया जा सकता है। उसके स्टेटस कार्ड पर जादुई शक्ति थी, इसलिए वह यह कर सकता था। डॉक्टर ने उसमें जादू डाला। उसने हाथ पकड़ा। पूछा, क्या कुछ महसूस हो रहा है? सुंदर डॉक्टर से हाथ मिलाना रोमांचक था। वह थोड़ा नर्वस था। डॉक्टर के हाथ से उसे गर्म ऊर्जा महसूस हुई। उसने कहा कि उसे जादू की हल्की झलक मिल रही है। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें जादू है? वातारू ने जवाब दिया, मेरा जादू आंकड़ा 18 है। वह सोचने लगा, क्या यह काफी है? उसने कहा कि यह पर्याप्त है। अगला कदम था जादू को उंगलियों पर केंद्रित करना। उसने ध्यान लगाया। उसे तरीका नहीं पता था। वह पीछे से मदद करने लगी। उसने उसे गोला बनाने को कहा। उसकी उंगली से लौ निकली। डॉक्टर ने कहा, यह अच्छी शुरुआत है। वातारू ने आभार व्यक्त किया। उसने चर्च जाने का सुझाव दिया। प्रार्थना जल्दी सुधार में मदद कर सकती है। चर्च के बाहर उसने देखा। वह भगवान के बारे में उत्सुक था। उसने उस व्यक्ति को याद किया जिसने उसे क्षमताएं दी थीं। उसने सोचा, काम के बाद प्रार्थना करेगा। अभियान गिल्ड में उसने अनुरोध बोर्ड देखा। वहां 5 नए कार्य थे सींग वाले खरगोशों को पकड़ने के। वह खरगोश 8 से 10 सींग वाले थे। उसने सोचा, 2 अनुरोध पूरे कर सकता है। इससे समय बच सकता है। वह 2 खरगोश लेकर रिसेप्शनिस्ट के पास गया। उसने बताया कि सींग वाले खरगोशों की मांग बढ़ रही है। रेस्तरां अब उन्हें अधिक खरीद रहे हैं। वह हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले खरगोश लाता है। वे बातचीत कर रहे थे। पास की महिला ने पूछा, क्या आज कुछ सींग वाले खरगोश मिल सकते हैं? उसने कहा कि उसने अभी अनुरोध किया है। दूसरे रेस्तरां भी अच्छे खरगोशों के लिए होड़ में हैं। वह अपने सींग वाले खरगोश बेचने का इच्छुक था। इस पर उसे गर्व था। वातारू ने उत्सुकता से पूछा कि क्या वह व्यक्ति एक रसोइया है? उस आदमी ने कहा कि उसने गिल्ड को खरगोश दिए। वह और खरगोश शिकार कर सकता है अगर वे चाहें। वे इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुए। शिकार करने से पहले वातारू ने बदले में कुछ मांगा। वह खरगोश पकड़ने के लिए पूरी कोशिश करने को तैयार था। कई लोग खरगोशों के पीछे थे। उसने अपना जहाज बुलाया। अब उसमें एक गजेबो था। कुछ समय पहले उसने बढ़ई को कहा था, गजेबो जोड़ दो। अब वह आराम से शिकार कर सके। अब उसे परफेक्शन के लिए एक स्टोव और कुछ चाय चाहिए। उस दिन उसने 55 सींग वाले खरगोश पकड़े। ये उसका नया निजी रिकॉर्ड था। इससे वह सभी 5 अनुरोध पूरे कर सका, जिससे उसे 5 सिल्वर सिक्के और 36 कॉपर सिक्के मिले। काम पूरा कर वह उस आदमी से मिला। औरत भी वहां थी। उसने धन्यवाद किया। वह चीजें तैयार कर रही थी। उसने उसे बैठने का निमंत्रण दिया। वातारू ने इस दुनिया में कभी रेस्तरां में नहीं खाया था। वह स्वादिष्ट भोजन के लिए उत्सुक था। उसने चारों ओर देखा। कुछ लोग उसे अभियानी लगे। वेटर ने उसका खाना लाया, जो देखने में बेहद स्वादिष्ट था। खस्ता त्वचा और सुगंधित जड़ी बूटियों के साथ स्वाद भी शानदार था। रसोइये ने पूछा, यह कैसा था? उसने कहा, बहुत स्वादिष्ट था। वह सींग वाले खरगोश के पकवान से अचंभित था। वे खुश थे कि उसे पसंद आया। औरत ने कहा, यह उनके प्रार्थनाओं का परिणाम था। वह जानना चाहता था कि क्या सब वहां जाते हैं। अगले दिन रिसेप्शनिस्ट ने कहा, तुम हर दिन नए अनुरोध लेते रहो। कभी कभी आराम करना चाहिए। शायद चर्च जाकर प्रार्थना करो। उसने कहा, चर्च यहाँ सुंदर है।
वे पर्यटकों में लोकप्रिय हैं। लोग उसे जाने को कहते रहे। ये बात उसे अजीब लगी। उसे लगा कि कुछ अजीब ताकत काम कर रही थी। वह थोड़ा असहज था, जैसे कुछ उसे बुला रहा था। वह अपनी क्षमताओं के लिए आभारी था। उसने जाने का निश्चय किया। चर्च के अंदर हवा अलग थी। वहां एक बड़ी मूर्ति थी। वह आदमी दिव्य और शक्तिशाली दिख रहा था। वह मूर्ति के सामने घुटनों कर बैठ गया। उसने मूर्ति को धन्यवाद दिया। फिर उसने सुनी, तुम्हारा स्वागत है। उसने आंखें खोली। वह चर्च में नहीं था। कोई उससे बात कर रहा था। उस व्यक्ति ने उसकी शक्ति का जिक्र किया। उन्होंने कहा, बोर्ड को नकारना ड्रैगन की सांस रोक सकता है। उन्होंने कहा, जैसे ही जादुई चक्र पर कदम रखो, पानी पर चल सकते हो। फिर पूछा, अभियान पर क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने कहा, अब खुद को दिखाओ। वतारू हैरान था। वह समझ नहीं पाया कि कहाँ है। लड़के ने सिंहासन पर बैठकर घोषणा की कि यह ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है। वातारू ने पूछा, क्या आप सच में ईश्वर हैं? लड़के ने कहा, मैं इस दुनिया का निर्माता हूँ। वातारू को यकीन नहीं हुआ। लड़के ने कहा कि उसे यहाँ लाना आसान नहीं था। वह एक समर्पित आस्तिक होना चाहिए। वातारू ने कौशल के लिए फिर से धन्यवाद दिया। फिर ईश्वर ने पूछा, क्या उसे पता है क्यों लाया गया? जब वातारू ने पूछा क्यों, तो ईश्वर ने कहा कि उसके कार्य नीरस थे। वह उसे लगातार देखता रहा। लेकिन वातारू केवल खरगोशों का शिकार करता था। अन्य देवता ऊब चुके थे, खासकर क्योंकि वह दूसरी दुनिया से था। कई ईश्वर दूसरी दुनिया से आने वालों के लिए उत्साहित थे। वे अक्सर आश्चर्यजनक तरीके से कार्य करते थे, लेकिन वातारू के कार्य नीरस थे। इससे वे रुचि खो बैठे। उसने देखा कि वातारू के उबाऊ व्यवहार से आनंद के ईश्वर परेशान थे। वातारू को यकीन नहीं हो रहा था, यहाँ ईश्वर भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। ईश्वर ने बताया कि जब वे दूसरी दुनिया से आए लोगों को शक्तियाँ देते थे, तो वे अक्सर साहसी नायक, खलनायक या शासक बन जाते थे। लेकिन वातारू को उन्होंने सिर्फ एक कमजोर कौशल दिया था। वातारू को लगा, ये बताना ठीक नहीं होगा कि वह कौन है। ईश्वर ने कहा, उनसे यह उम्मीद नहीं थी। ईश्वर ने कहा कि दूसरी दुनिया से लोग अपनी शक्तियां इस्तेमाल करते थे। वे दुनिया बदल देते थे। यही ईश्वर की उम्मीद थी। वातारू ने सींग वाले खरगोशों का पीछा किया, बस एक चांदी के सिक्के के लिए। ईश्वर ने कहा कि लग्जरी लाइनर मिल जाने पर वातारू अपनी दुनिया का खाना खा सकता है। वातारू ने पूछा, क्या उसमें चावल होगा? ईश्वर ने कहा, वह अपनी दुनिया की दुकानों तक पहुंच सकता है। लग्जरी लाइनर में शानदार रेस्तरां थे। यहाँ फिल्में और डीवीडी देखी जा सकती थीं। इससे वातारू आधुनिक जीवन की कल्पना से चकित हो गया। ईश्वर ने बताया कि टीवी या इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं थीं। फिर भी वातारू के विशेष कौशल प्रभावशाली थे। प्रेरित होकर वातारू ने पूरी मेहनत का वादा किया। ईश्वर ने उसे शुभकामनाएं दी और उसे एक नए उद्देश्य के साथ वापस भेजा। अगले पल वातारू ने लग्जरी लाइनर देखा। वह उसका मालिक बनना चाहता था। जहाज खरीदना मुश्किल था। इसकी कीमत 500 प्लैटिनम सिक्के थी। ये 500 बिलियन येन के बराबर थी। ये बहुत बड़ी रकम थी। उसे साहसी बनना होगा, या मेहनत करनी होगी, या व्यापार करना होगा, या बड़ी कमाई का तरीका ढूंढना होगा। सौभाग्य से जहाज बुनाने का कौशल उसे बढ़त देता था। ईश्वर ने उसे जहाज बुनाने की कला सिखाई। जादुई चक्र से जहाज बुनाने पर वह वहीं प्रकट होता है। जब जहाज बनते हैं तो भीतर की हर चीज का समय रुक जाता है। नया जहाज मिलने से कौशल सुधरता है। जैसे जैसे वातारू की क्षमता बढ़ी, उसका जहाज अनोखा बन गया। यह व्यापार के लिए सही था। वह इससे दक्षिणी तटीय शहर ले जाना चाहता था। उसने मार्ग की योजना बनाई। एडवेंचरर गिल्ड में उसने रिसेप्शनिस्ट से मदद मांगी। उसने बताया कि उसे दिशा का पता है, लेकिन खरगोशों की डिलीवरी नहीं हो सकेगी। यह बात उसे परेशान कर रही थी। वातारू को उसे निराश करने का बुरा लगा। रिसेप्शनिस्ट की चिंता जल्दी दूर हो गई। उसने कहा कि दक्षिणी शहर जाने के लिए पहले शाही राजधानी जाना होगा। वहां से लोग सड़क से जाते हैं या फिर नाव से नदी के नीचे। एक नदी पश्चिमी शहर को राजधानी से जोड़ती थी। यह दक्षिण की ओर बहती थी, लेकिन इसका रखरखाव ठीक नहीं था। हर रास्ता 10 दिन का था। यह जोखिम भरा था। उसने सुझाव दिया, रात में पहरे के लिए लोग ढूंढे। वातारू ने टीम बनाने के बारे में नहीं सोचा। उसे अकेलेपन का डर था। उसने उसे धन्यवाद दिया, उसकी अच्छाई की तारीफ की। वह उसका नाम पूछने में शर्मिला था। वह बहुत सुंदर थी। वह मुड़ा। उसे लगा वह बाहर चलने को कहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। उसने उसका नाम लिया। मुड़ते ही उसने 2 कठोर पुरुषों को देखा। उन्होंने कहा, उसके साथ चलो। उसने मना किया। उसे डर था कि वे उसे नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा, यह जल्दी होगा। अचानक वे उसे एक रेस्टोरेंट ले गए। वहां खरगोशों के शिकार के लिए टीम बनाने की बात हुई। वातारू उलझन में था। उन्होंने कहा, वे साहसी हैं, उन्हें पैसे चाहिए थे। उन्होंने देखा वह अच्छा कमा रहा है। अगर वह मना करेगा तो वे पीछे हट जाएंगे। वातारू ने देखा कि वे खतरा नहीं है।
उसने उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। उसने कहा, खरगोश अकेले बहुत हैं। उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया। इससे वाटारू की चिंता कम हो गई। ऑल्डो ने खाने का खर्च उठाने की पेशकश की। उसने सींग वाले खरगोशों का शिकार करने के तरीके बताए। वह उनके साथ मेज पर बैठकर बातें करने लगा। वह जल्द यात्रा पर जाने वाला था। उसने कहा कि समूह के साथ जाना समझदारी होगी। ऑल्डो ने सिर हिलाया। अगर वह अकेला रह जाता तो व्यापारी का अंगरक्षक बन सकता था। उसने कहा कि डी रैंक से नीचे के साहसी अधिक नहीं कमा सकते। फिर भी अकेले घूमना बेहतर था। वाटारू को यह विचार पसंद आया। ऑल्डो ने कहा कि गोब्लिन को संभालना आसान होना चाहिए, वरना एस्कॉर्ट बनना कठिन होगा। अगले दिन उसने तैयारी की। उसने सींग वाले खरगोशों का शिकार किया और पैसा कमाया। वह गिल्ड में धनुष का अभ्यास करता था, भाला भी सीख रहा था, धीरे धीरे सामान नाव में रख रहा था। आज ऑल्डो के साथ गोब्लिन्स का सामना किया। ऑल्डो ने अकेले लड़ने का वादा किया। जंगल में यात्रा के दौरान वाटारू थोड़ा घबराया था। पहले वे एक स्लाइम से मिले। ऑल्डो ने इसे मृत राक्षसों को विघटित करने वाला सफाई कर्मचारी कहा। उसने सोचा कि स्लाइम को छू सकता है। ऑल्डो ने कहा, हल्के से छूना, वरना यह उसे फंसा सकता है। स्लाइम को छूने पर वह नरम लगा। वाटारू हैरान था। उसने स्लाइम रखने का सोचा। ऑल्डो ने उसे आराम करने को कहा। उसने पूछा, क्या तुम्हें ताम्र कौशल है? इसके बिना स्लाइम शहर में लाना मना था। उसने माफी मांगी। वे आगे बढ़ गए। जल्द ही गोब्लिन्स ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने मिलकर लड़ाई की। ऑल्डो ने एक गोब्लिन वाटारू के लिए छोड़ दिया। वाटारू ने अपनी तलवार घुमाई और गोब्लिन के गले पर वार किया। ये उसकी पहली जीत थी। अब बस गोब्लिन के जादुई पत्थर, दिल और दाहिना कान इकट्ठा करना बाकी था। वाटारू को जीवों से डर लगा। ऑल्डो की बात सुनना मुश्किल था। उसे लगा एडवेंचर उसके लिए नहीं है। वे शहर लौटे। उन्होंने पहले गोब्लिन के शिकार का जश्न मनाया। ऑल्डो ने पूछा कि वह कब जाएगा। उसने कहा, 1 हफ्ते में। ऑल्डो ने विदाई का सुझाव दिया। वह आभारी था। उसकी मदद से खरगोश शिकार में लाभ हुआ। सींग वाले खरगोशों के शिकार से उनकी कमाई 3 गुना बढ़ गई। वाटारू रेस्तरां छोड़कर गिल्ड की ओर चला। वह विदा कहने और लोमड़ी कान वाली लड़की को धन्यवाद देने जा रहा था। उसे लगा वह उसे रोकने की गुहार कर रही है, पर वह जानता था यह उसकी कल्पना थी। अंदर उसकी कतार भरी थी। पास में एक बूढ़ा आदमी उसे बुला रहा था। बूढ़े आदमी ने उसकी यात्रा सुनी। अब लोग सींग वाले खरगोशों का शिकार कर रहे हैं। गिल्ड की गतिविधि बढ़ गई है। पहले सींग वाले खरगोशों को अनदेखा किया जाता था। फिर खबर फैली कि ये कमाई का आसान तरीका थे। नए लोग उपकरण खरीद सकें। चोटें कम हुईं। ये स्वागतकर्ता के लिए खुशी थी। वाटारू चाहता था कि लोमड़ी कान वाली लड़की खुद बताती। प्रस्थान का दिन आया। उसने सभी को अलविदा कहा। फिर वह रवाना हो गया। वह नदी पर आया। उसने नाव तैयार की। वह भगवान लड़के की सलाह याद कर रहा था। भगवान लड़के की सलाह मानकर वह जादुई चक्र पर कदम रखा। जहाज प्रकट हुआ और पानी की सतह पर थोड़ी देर तैरा। फिर उसने दक्षिणी शहर की ओर यात्रा शुरू की। वह रात तक चलता रहा। वह रुकने का सोच रहा था। वह छायादार आकृतियों से डर गया। आगे बढ़ने का निर्णय लिया। फिर उसने एक अलाव देखा। वहां एक लड़की थी। नहीं जानता था क्या करना है। उसने नाव से आवाज दी। लड़की ने उसकी ओर देखा। उसी समय 4 सुंदर लेकिन सशस्त्र महिलाएं उसे देखने लगीं और उसकी पहचान पूछने लगीं। वह बोला कि वह एक साहसी है। उसने पास में डाकुओं की चेतावनी दी। महिला नेता को उसकी सलाह पसंद आई। उसने मरीना को जांचने के लिए कहा। वाटारू वहां से जाना चाहता था। उसने कहा, रुको, जब तक वे समाप्त न हो। वह उन्हें खतरनाक लोगों के बारे में बताना चाहता था। उसने अपनी भागने की जरूरत भी बताई। उसे शक था कि वह उन्हें फंसा सकता है। वाटारू ने बहस बंद कर दी। वह चुपचाप बैठ गया। उनका गैर साहसिक कार्य के लिए था। ऐसे प्यारे समूह कहानियों में होते हैं। उसने सोचा वह उनके साथ जुड़ सकता है। वह फिर से सपनों में खोने वाला था, लेकिन उसने खुद को रोका। मारिना लौट आई और उसने उसकी चेतावनी की पुष्टि की। नेता ने माफी मांगी और फिर धन्यवाद कहा। वाटारू ने इसे अनदेखा किया। वह बोला, वह सब खुद संभाल लेगी। नेता को आश्चर्य हुआ। उसकी सलाह महत्वपूर्ण साबित हुई थी। उसने बताया, वे जल्द ही इनाम का दावा करेंगे। जाने से पहले उसने कहा, अगर फिर मिले तो वह इनाम देगी। वाटारू उनके साथ नहीं जुड़ा। वह कम प्रोफाइल रखना चाहता था, इसलिए उसने यह छोड़ दिया। कुछ दिन बाद वह दक्षिणी शहर पहुंचा। वहां उसने कई नावें देखीं। एक स्वचालित नाव ने उसका ध्यान खींचा। उसने सोचा कि शायद वह नाव जादू से चल रही थी। वह पैसे बचा रहा था। मोटर बोट उसके लिए उपयोगी होगी। उसने जहाज को डॉक किया। फिर वह पैदल शहर की ओर बढ़ा। शहर में घूमते हुए उसे अच्छा लगा। जब वह मछली खरीद रहा था तो उसने विक्रेता से बंदरगाह का रास्ता पूछा। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या आप व्यापारी हैं? वाटारू ने कहा, शायद मैं व्यापार शुरू करूं। वह एक शानदार क्रूज शिप खरीदना चाहता था। व्यापारिक गिल्ड में वाटारू ने कई लोग देखे। एक लोमड़ी कान वाली लड़की ने उसे स्वागत किया
और आने का कारण पूछा। अपना उत्साह छिपाते हुए उसने कहा कि उसके पास कई सवाल हैं। उसने उसे आश्वासन दिया कि यह ठीक है। वह उसकी ओर खींच गया। उसने पूछा कि क्या एडवेंचरर्स गिल्ड में रहते हुए व्यापारिक गिल्ड में शामिल हो सकते हैं। उसने कहा, हाँ, शुरुआत एफ रैंक से होती है। एफ रैंक में सालाना 5 चांदी के सिक्के मिलते हैं। उसने सोचा शायद वह एक जहाज ले सके। उसने नौकरियों के बारे में पूछा। यह जहाज के प्रकार पर निर्भर करता है। उसने इसे एक जादुई जहाज बताया, लेकिन इसे सुरक्षित करना कठिन होगा। जब उसने तारीफ की तो वह चुप रहा। उसका संपर्क एक देवता था। उसने जादुई जहाज़ों के संचालन की बात की, फिर उनके उपयोग समझाए। अधिकतर नौकरियां शाही राजधानी ले जाने से जुड़ी थीं। अन्य मौके जहाज की क्षमताओं पर निर्भर थे। दक्षिण पूर्वी द्वीप पर जाना लाभदायक था। वहां दुर्लभ जड़ी बूटियां थीं। वहां खतरनाक राक्षस भी थे। वहां कीमती वस्तुएं थीं, लेकिन उथले पानी और चट्टानों के कारण केवल छोटी नावें जा सकती थीं। वर्तमान में केवल 4 जहाज जा सकते थे। उसने वहां पहुंचने की कमाई के बारे में पूछा। हर यात्री को 20 चांदी के सिक्के मिलते थे। 5 लोगों के लिए 50 चांदी के सिक्के मिलते। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि द्वीप की चीजें महंगी हैं। वाटारू ने गिल्ड में शामिल होने का फैसला किया। उसने पूछा कि क्या ठहरने की जगह सोची है। उसने एक सिल्वर मासिक की पेशकश की। कुल शुल्क 6 सिल्वर था। वह उसके एडवेंचर गिल्ड कार्ड को जोड़ने वाली थी, इसलिए उसने उससे कार्ड मांगा। वाटारू ने उसे कार्ड सौंप दिया। वाटारू के लिए ठहरने की जगह का नंबर 115 निर्धारित किया गया और उसने अपना परिचय देते हुए आभार प्रकट किया। उसने कहा कि उसका नाम कैमिल है और उसने सहयोग के लिए उत्साह व्यक्त किया। वाटारू ने विदा ली। उसे अपना परिचय देने की खुशी हुई। इससे उसे नाम जानने का मौका मिला। गुलजिन पहुंचने पर उसने सोचा कि क्या कोई खाली कमरे हैं। वह अंदर गया। उसने समुद्र का दृश्य वाला एक कमरा बुक किया। रात का खर्च 50 कॉपर था। इसमें नाश्ता और नहाने के लिए गर्म पानी शामिल था। उसे यह प्रबंध अच्छा लगा। कीमत के बावजूद वाटारू को खर्च अधिक लगा, लेकिन यह उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहा था। वह अगले दिन मोटरबोट खरीदने वाला था। फिर वह दक्षिण पूर्व द्वीप की खोज करेगा। वह मोटरबोट खरीद चुका था, फिर भी बेचैनी थी। यह वाटारू नहीं था। उसने जोखिम लिया और इसे खरीद लिया। उसकी जहाज बुलाने की क्षमता बढ़ी। नई विशेषताएं दिखीं। नाव बाकी से अलग दिख रही थीं। उसे चिंता थी कि इसकी विशिष्टता से पता चल सकता है कि वह दूसरी दुनिया से है। शुक्र है, नई जहाज छद्म क्षमता मददगार रही। वाटारू नाव की दिखावट बदल सकता था। वह पानी की नकल कर सकता था। इससे कार्य क्षमता पर असर नहीं पड़ता था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि नाव पूरी तरह वाटरू जैसी थी। उसे सहजता से नेविगेट करना आता था। यह उसे अनुचित लाभ लगा। दक्षिण पूर्व द्वीप का मार्ग समझ लिया। यात्रा 8 घंटे की या ब्रेक के साथ एक पूरा दिन। यात्रा जल्दी समाप्त हो गई। वह 5 घंटे से भी कम समय में पहुंचा। जल्द ही एक व्यक्ति दूसरी नाव में आया। उस व्यक्ति ने कहा कि वह वाटारू को नहीं पहचानता। वाटारू ने अपना नाम बताया और उसका नाम गेटो था। वाटारू ने कहा, मैंने हाल ही में एक जहाज खरीदा है। द्वीप के बारे में गिल्ड से सीखा है। गेटो ने स्वागत किया। उसने कहा, जहाज मदद करेंगे। वह अनुरोधों से भरा था। वाटारू ने साथ काम करने की इच्छा जताई। उसने पूछा कि क्या कोई खास काम या जानकारी है जो उसे जाननी चाहिए। गेटो को मदद पाकर खुशी हुई। गेटो ने बताया कि साहसी लोग अक्सर द्वीप पर कई दिनों तक रहते हैं। गेटो ने कहा कि गंभीर चोटें उन्हें जल्दी लौटने पर मजबूर कर सकती हैं। द्वीप पर लगातार रहने की आवश्यकता है। वाटारू ने सहमति दी। फिर वह सामान खरीदने गया। नाव और द्वीप की गतिविधियों के लिए अब सुरक्षित रूप से दक्षिण द्वीप पर था। वाटारू ने कपड़े, बर्तन और एक लोहे का बर्तन खरीदा। उसने शायद ज़रूरत से ज़्यादा खरीदा। उसे लगा ये निवेश जल्दी लाभ देंगे। फिर वह और जहाज़ खरीद सकेगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी हुड पहने, चेहरा छुपाए, वाटारू के पास चाकू लेकर आया। उसने वाटारू को मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। हैरान वाटारू ने उससे उसके इरादों के बारे में पूछा। हमलावर ने पूछा, क्या नाव उसकी है? वाटारू को लगा वह निशाना है। वह भागने की कोशिश कर रहा था। किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया। हुड पहने आदमी उसे खो बैठा। केमिल ने हस्तक्षेप किया। उसने वाटारू की जान बचाई। वह ठीक था। बताया कि वे गिल्ड के पिछले दरवाजे के पास थे। वाटारू ने केमिल को बताया, वह दक्षिण पूर्व द्वीप से लौटा है। उस पर खरीदारी के दौरान हमला हुआ। उसने पूछा, क्या वह द्वीप पहुंच चुका था? फिर चेतावनी दी कि यात्रा के लिए सक्षम जहाज बहुत कीमती था। वह निशाने पर था। वाटारू सोच में पड़ गया। क्या उसे किसी और शहर भाग जाना चाहिए? क्या गेटो भरोसेमंद था? केमिल ने बताया कि कुछ गिल्ड कर्मचारी गार्ड या गुलामों का उपयोग करते थे। यह सुनकर वाटारू बहुत परेशान हुआ। उस दुनिया में गुलामी थी, लेकिन उसे लगा कि गुलाम बहुत महंगे होते हैं। गिल्ड मास्टर कमरे में आए। उन्होंने कहा कि घटना सुन ली है, वह इसका समाधान करेंगे। गिल्ड मास्टर ने कहा कि वह कुछ समय बाहर रहेगा। इस बीच
उसे दक्षिण पूर्व द्वीप पर काम करना है। गिल्ड मास्टर ने वादा किया, वह वाटारू के लिए एस्कॉर्ट की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने चेताया कि जहाज बहुत मूल्यवान है। उन्होंने वाटारू की मदद का संकल्प लिया। वाटारू ने सोचा कि वह रात वहीं बिताए, कोई विकल्प नहीं था। वह मान गया। अगले दिन कैमिल यह देखने आई कि वाटारू ने आराम किया या नहीं। इस बार गिल्ड ने खाने का इंतजाम किया। वे जल्द ही जहाज पर यात्रियों से मिलेंगे। पिछली रात उसने बड़ी कमाई का सपना देखा था। अब वह एक खतरनाक मोड़ पर था। बंदरगाह पर टीम इंतजार कर रही थी। वे तुरंत द्वीप के लिए रवाना हुए। वतारू अपने पहले मिशन से उत्साहित था। साहसिक समूह जेसोला की नेता एलिसिया ने पूछा, क्या वह वही व्यक्ति है जो नदी किनारे मिला था? उपनेता डोरे था लगभग निश्चित थी और उन्होंने डाकुओं का जिक्र किया। इरमा और कारा अपनी बातचीत में खोए हुए थे। मारिया शांत रही। क्लेरिटा ने उसका धन्यवाद किया और उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया। बाकी लड़कियों को यह अच्छा लगा और उन्होंने भी उसे बुलाया। वातारू को यकीन नहीं हो रहा था। वह फिर से इस अद्भुत समूह से मिला। वह उन्हें और जानना चाहता था। वातारू को चिंता थी कि प्रशंसक उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वह इतनी सुंदर महिलाओं के साथ भोजन करने से डर रहा था। उसने बहाना बनाया कि उसके पास बहुत काम है। उसे एस्कॉर्ट ढूंढना था। उसने सुझाव दिया कि वे बाद में भोजन कर सकते हैं। लड़कियों ने उसकी बात मान ली। डिनर से बचकर वातारू को राहत मिली। अब वह एस्कॉर्ट की चिंता करने लगा। यह पहली बार था जब उसके जहाज पर और लोग थे। उसने लगभग सभी को जहाज पर चढ़ने से रोका। उसने निर्णय लिया, द्वीप दिखते ही वह सबको एक एक कर जहाज पर चढ़ने देगा। वातारू ने सभी को चेताया, झटके बढ़े तो खुद को संभालें। लड़कियां किनारे पर पहुंचकर खुश थीं। एलिसिया ने वाटारू को धन्यवाद कहा। उसने पानी के रास्ते पर चलने का सुझाव दिया। उन्होंने जहाज से उतरते समय सामान संभाला। डोरोटा ने कहा कि नाव तेज थी। क्लारिटा ने सहमति जताई और सवारी को आरामदायक बताया। यह सुनकर वाटारू खुश हुआ। वाटारू ने चाय की पेशकश की। उन्होंने पूछा कि क्या वे आराम करना चाहेंगे। इरमा ने कहा कि इस इशारे ने उसे छू लिया। वाटारू को यह बहुत अच्छा लगा। वाटारू ने उनके साथ सहयोग करने की इच्छा जताते हुए उत्साहपूर्वक कहा कि वह इस साझेदारी के लिए बेहद उत्साहित हैं। गेटो ने वाटारू से कहा कि वह भाग्यशाली थे। उन्होंने जेसोला के साथ शुरुआत की। यह एक उच्च स्तरीय साहसी समूह है। गेटो ने माना कि वह चिंतित थे जेसोला के साथ काम करने में। वाटारू ने कहा कि एक फैन क्लब बन रहा था। वाटारू ने देखा गेटो चिंतित थे। वे उसे एस्कॉर्ट किराए पर लेने की सलाह देना चाहते थे। गेटो ने कहा कि उन्होंने भी ऐसी परेशानी झेली थी। कार्लो ने कहा कि दुश्मन बेहद खतरनाक थे और धोखेबाज थे। गेटो ने कहा, सलाह को गंभीरता से लें। एस्कॉर्ट पर खर्च बचाने की कोशिश न करें। सभी काम वाणिज्यिक गिल्ड से करें। उन्होंने वाटारू को चेताया, व्यक्तिगत अनुरोध स्वीकारना समस्याएं ला सकता है। वाटारू ने कहा कि अगले 5 दिन उनके पास खाली हैं। वह खरीदी गई चिकन की हड्डियों का उपयोग करेंगे। वह चिकन सूप बनाना चाहते थे। उन्होंने इसे टीवी पर देखा था। उन्हें सफलता का यकीन नहीं था। उन्होंने हर कदम ध्यान से याद किया। साधारण जादू से चीज़ें आसान हो गईं। गेटो ने देखा कि वह खाना बनाते समय बड़बड़ा रहा था। उसे यह अजीब लगा। वातारू ने काम खत्म करने के बाद समुद्र तट के पास एक स्लाइम देखा। उन्होंने उसे घुटने पर रखते हुए विचार किया। वह यह नहीं समझ पाए थे कि राक्षसों से कैसे बात करें। वह बस स्लाइम के साथ समय बिताना चाहते थे। उनका पहला दिन द्वीप पर समाप्त हुआ। अगले 3 दिन शांत समुद्र के साथ बीते। वह सोचने लगे, क्या वह पानी पर एक तैरती झोपड़ी बना सकते हैं? 5वें दिन तक वह तैयार थे। जेसोला समय पर आया। वे कारा के साथ लौटे। कारा लड़कियों में से एक थी। कारा तेजी से आई। उसकी पीठ पर एक विशाल राक्षस था। लड़कियां उसे सावधानी से खींच रही थीं। वाटारू हैरान थे। उन्होंने मदद की पेशकश की। उन्हें दिखा कि सभी थके हुए थे। एलिसिया बोली, यह एक दुर्लभ साबर टाइगर है। काउंट इसे ट्रॉफी बनाना चाहता था। वाटारू ने सबको ओशिबोरी दिया। उन्होंने पूछा, यह क्या है? वाटारू ने बताया, यह गर्म गीला कपड़ा है। हाथ और चेहरा साफ करने के लिए अच्छा लगता है। एलिसिया ने कहा कि वह पानी से धो रही थी, लेकिन एक गर्म कपड़े से पहुंचना बहुत सुखद था। वाटारू ने उनके लिए खाना बनाया। वे इसे खाकर खुश हो गए। उन्होंने कहा, सूप पर 5 दिन काम किया। उन्हें इस पर गर्व था। उनका स्वाद बहुत अच्छा लगा। क्लैरिटा ने कहा कि सब्जियों के बावजूद उसे चिकन का स्वाद आ रहा था। उसने रेसिपी मांगी। वाटारू ने कहा, यह लंबा होगा। उन्होंने इसे खुद को व्यस्त रखने के लिए बनाया था। सब ने वाटारू को धन्यवाद दिया। वह उनकी सराहना से खुश थे। बाद में वे शहर लौट आए। उनके आने पर एक छोटा लड़का उन्हें देखता है। लड़का साबर टाइगर देखकर खुश हुआ। जल्दी ही भीड़ जमा हो गई। लोग उत्सुक थे। वे पूछ रहे थे कि इसे कहाँ और कैसे पाया। वाटारू ने सोचा कि लोग ध्यान नहीं देंगे।
लेकिन बंदरगाह में उनका प्रवेश आकर्षक था। उनका पहला काम सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। अगला हिस्सा जाबो से शुरू होता है। वह वाटारू से मिलता है। वह बताता है कि वाटारू के जादुई जहाज ने ध्यान खींचा है। जाबो, एक साथी व्यापारी, ने वाटारू के काम में अपनी रुचि साझा की। जाबो ने वाटारू के जादुई जहाज की तारीफ की। उन्होंने पूछा, क्या वाटारू कोई खास सौदा करेंगे? वाटारू ने कहा कि वह सिर्फ गिल्ड के लिए काम करता है। उन्होंने जाबो से जाने को कहा। जल्द ही और लोग आए। वे काम की पेशकश कर रहे थे। उन्होंने साझेदारी के लिए मनाया। जाबो के बाद एक कंपनी का आदमी आया। फिर एक महिला आई जिसने दोगुना वादा किया। गिल्ड के भुगतान को भी वातारू ने ठुकरा दिया। अब 2 एस्कॉर्ट्स के साथ वातारू ने उनसे पूछा कि प्रस्ताव कब तक आते रहेंगे। डिनो, एक एस्कॉर्ट ने जवाब दिया। डिनो ने कहा, सेबर टाइगर की प्रसिद्धि ने उसे निशाना बनाया है। ध्यान कुछ समय तक रहेगा। एनरियो, दूसरे एस्कॉर्ट ने कहा, व्यापारी आसानी से नहीं हटेंगे। वातारू को सेबर टाइगर की घटना का अफसोस था। वह समझ गया कि उसका जहाज ही जीव को बाहर ले जा सकता था। व्यापारी उसकी सराय में आते रहे। एस्कॉर्ट्स की मदद से वह बचकर निकल गया। द्वीप अब सुरक्षित और लाभदायक लगा। वह फिर से काम करने को उत्सुक था। वातारू एक जगह पहुंचा। वहां एक आदमी मिला। बताया कि उसे गिल्ड के कैमल ने भेजा है। उसने अपना नाम डैनिनो बताया। वह इमारत का मालिक था। वातारू ने पूछा, उसे क्या चाहिए? परिचय के बाद वातारू ने कहा कि उसे एक बड़ा राफ्ट चाहिए। उसने पूछा कि क्या डैनिनो इसे बना सकते हैं। वह चाहता था कि इसे अलग किया जा सके, फिर गंतव्य पर फिर से जोड़ा जा सके। वातारू ने कागज दिखाया। उसने आकार समझाया जो उसके दिमाग में था। वातारू को बड़ा सामान चाहिए था। डैनिनो ने 70 सिल्वर पीस में बनाने को कहा। वातारू के अनुरोध पर एक टब भी बनाया। वातारू को कीमत ज्यादा लगी। कैमल का परिचय भरोसा दिला गया। ज्यादा चार्ज नहीं हो रहा था। 3 दिनों बाद डैनिनो ने सब कुछ तैयार कर लिया। उसने वातारू को समझाया कि राफ्ट को नंबरों से जोड़ सकते हैं। वातारू ने धन्यवाद दिया। वह सोचने लगा कि क्या वह भारी राफ्ट को खींच पाएगा। उसी समय जोसोला की लड़कियां डैनिनो के स्थान पर आईं। वातारू ने साझा किया कि वह उनके साथ फिर से सहयोग करके खुश था। लड़कियों ने कहा उन्हें वातारू के साथ काम पसंद है। उन्होंने पूछा, क्या वह उनके जहाज को चुनने के लिए तैयार है? उन्होंने माना, चीजें कठिन हो गई होंगी। वातारू ने कहा, मैं संभाल लूंगा। उसने डीनो और एनरियो से कहा, मैं 5 दिनों में लौटूंगा। फिर उसने धन्यवाद दिया और चला गया। क्लैरिटा ने वातारू से कहा कि उसने बर्ड बोन सूप आजमाया और उसे यह बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने केल्प सूप स्टॉक की भी तारीफ की, जिसे सुनकर वातारू बहुत खुश हुआ। वातारू ने क्लैरिटा से कहा कि वह द्वीप पर केल्प सुखाएगा। उसे जितना चाहे उतना लेने को कहा। डोरोथे ने वातारू से वाटरवुड के बारे में पूछा। उसने बताया कि वह खाड़ी में तैरने के लिए कुछ अच्छा बनाना चाहता है। लड़कियों ने समझा कि योजना अभी भी गुप्त है। सफल हो या न हो, वे सभी उत्साहित थीं। वातारू ने सोचा कि वह फिर असफल नहीं हो सकता। जोसोला समूह के जाने के बाद उसने काम शुरू किया। जब गेटो आया, उसने वातारू से उसके वाटरवुड के बारे में जानकारी मांगी। वातारू ने कहा कि वह राफ्ट को तैराना चाहता है। गेटो ने पूछा, क्या वह इसे जोड़ रहा है? उसने मदद की पेशकश की। वातारू मदद पाकर खुश था। उन्होंने तुरंत काम शुरू किया। वातारू को राफ्ट असेंबल करना एक विशाल पहेली जोड़ने जैसा लगा। बड़े वाटरवुड टुकड़े संभालना मुश्किल था। उसने सोचा कि वह जापान में उन्हें नहीं उठा सकता था, लेकिन इस दुनिया में आकर उसकी ताकत बढ़ गई थी। वह अब स्तर 20 पर था। इससे फर्क पड़ा। वातारू अपनी बढ़ी हुई ताकत से हैरान था। उसने स्तर में वृद्धि नहीं देखी थी। काम पूरा होने के बाद उसने उस अद्भुत स्नान राफ्ट की प्रशंसा की। इसमें बहुत खर्च आया। जापानी होने के नाते उसने स्नान पर कंजूसी नहीं की। उसने द्वीप की दूरी देखी। यह सही थी। रोजमर्रा की जादू से टब भरा, गर्म पत्थरों से इसे गर्म किया, जब तक यह सही नहीं हो गया। फिर वातारू ने कपड़े उतार दिए, स्नान का मजा लेने लगा। उस दिन वातारू ने शानदार महासागर दृश्य के साथ लंबा स्नान लिया। अलीशा और लड़कियां जल्दी लौट आईं। उन्होंने बहुत अच्छी सामग्री इकट्ठा की थी। वे वातारू के गुप्त राफ्ट को देखने के लिए उत्सुक थीं। उत्साहित होकर वातारू ने उन्हें राफ्ट दिखाया। लड़कियां स्तब्ध रह गईं। उन्होंने सोचा कि ऐसी चीज केवल अमीर लोग रखते हैं। वातारू उन्हें स्नान करते देखने को लेकर उत्सुक था। अलीशा ने पूछा, पहले कौन जाना चाहता है? वह पल खास लग रहा था। कारा और क्लैरिटा घबरा रही थीं। वे स्नान से नर्वस थीं। वातारू ने देखा और हैरान हुआ। उसने कहा, अगर कुछ चाहिए तो बुला लें। फिर वह चला गया। उन्होंने सलाह मानी, कपड़े उतारे और नहाया। एलिसिया सबसे पहले गई। वह इसका आनंद ले रही थी। द्वीप से उनकी आवाजें सुनकर वातारू का दिल गर्म हो गया। कारा और क्लैरिटा ने पूछा, क्या स्नान सच में अच्छा होता है? वातारू ने कहा, कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आता है, लेकिन इसे छोड़ना जीवन में कमी होगी। वातारू ने कहा कि पहले पैर पानी में डालें। एलिसिया ने कहा कि वे स्नान कर चुकी हैं।
उसने पूछा, क्या कारा और क्लेरेटा इसे आजमाना चाहेंगी? उन्होंने हाँ कहा। उन्होंने एक पैर से शुरुआत की। आधा घंटा बीता। स्नान खत्म हुआ। वे अनुभव साझा कर रहे थे। एलिसिया ने कहा कि वह थकी नहीं थी। स्नान की तारीफ के बीच वातारू उन्हें प्यार से देख रहा था। जब वातारू द्वीप पर खुश था, शहर में तनाव बढ़ रहा था। कामिल दौड़ते हुए गिल्ड मास्टर के पास गया। उसने कहा, वातारू पर चोरी का आरोप है। अगले ही पल वातारू और उसका समूह लौट आया। उन्होंने सभी के प्रयासों की सराहना की। डोरोथा ने बताया कि उन्होंने फिर से कीमती सामान इकट्ठा किए हैं। एलिसिया ने वातारू के साथ जाने का सोचा। जब वे चल रहे थे, लोग हैरान थे। एक आदमी को सुंदर महिलाओं के साथ देखकर वातारू को लगा कि जेसोला के प्रशंसक उसके पीछे पड़ सकते हैं। जब वे गिल्ड पहुंचे, वातारू ने उनके साथ आने के लिए धन्यवाद दिया। एलिसिया ने वातारू को भरोसा दिया, वह कभी भी मदद मांग सकता है, चाहे वह स्नान हो या भोजन। सभी स्नान से खुश थे। यह देखकर वातारू भी खुश था। खासकर महिलाओं की संतुष्टि देखकर उसने एक मजबूत बेड़ा बनाया। उसे लगा कि इसे सोने वाले के लिए आजमाया जा सकता है। तंबू जोड़ने से यह ग्लैम्पिंग बन सकता है। अचानक कामिल घबराए हुए आए। उन्होंने कहा कि कोई समस्या है। वह कुछ कहने ही वाली थी कि लोग आ गए। उन्होंने कहा कि वातारू पर जई परिवार का जादुई जहाज चुराने का आरोप है। कामिल ने विरोध किया, लेकिन वे नहीं रुके। जैसे ही वे वातारू को पकड़ने वाले थे, जिनो और एनरियो ने उन्हें रोक दिया। गिल्ड मास्टर भी आ गए। उन्होंने कहा, कोई सबूत नहीं है, वह वातारू को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वातारू इसे समझने की कोशिश कर रहा था। फिर पुरुष चले गए। गिल्ड मास्टर के कमरे में जाबो नामक व्यापारी ने आरोप लगाया। उसने कहा कि वातारू ने परिवार का जहाज चुराया है। वातारू ने कहा कि उसने जाबो को कभी नहीं देखा। शायद जाबो ने उसे किसी और समझ लिया। वातारू ने कहा कि वह इसे नहीं ले सकता था। उसका जहाज जापान में बना था, इस दुनिया का नहीं। एनरियो ने कहा, जाबो व्यापारी था, हाल ही में उसने अनुबंध मांगा था। गिल्ड मास्टर ने कहा, जाबो का अतीत संदिग्ध है। उन्होंने बताया, सौदा रद्द होते ही जाबो ने वातारू के जहाज को निशाना बनाया। वातारू जाबो की हिम्मत से चकित था। गिल्ड मास्टर ने कहा कि ऐसे प्रयास सफल नहीं होते, लेकिन जाबो को बैरन बेनवेन्यूटो का समर्थन मिला था। इससे अधिकारी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वातारू ने निराश होकर पूछा, अब क्या करें? गिल्ड मास्टर ने आग के परीक्षण की सलाह दी। इससे वातारू को दूसरी दुनिया में चुनौती मिली। न्यायालय में उसने जाबो, एक न्यायाधीश और दर्शकों को देखा। एक आदमी ने कहा कि वे दावा जांचेंगे। उसने चेताया कि दक्षिणी काउंट की उपस्थिति सम्मान की मांग करती है। वातारू ने न्यायाधीश को देखा। उसने सोचा, क्या वह सच में प्रभावशाली था? जब पूछा गया कि क्या वह जाबो के आरोप पर कुछ कहेगा, वातारू ने कहा कि उसने जहाज नहीं चुराया, उसने इसे अपनी कमाई से खरीदा था। जाबो ने कहा कि वातारू झूठ बोल रहा था। उसने दावा किया कि जहाज वास्तव में बैरन बेनवेन्यूटो का था। एक व्यक्ति ने आकर कहा कि यह जहाज पहले जाबो का था और इसमें कोई संदेह नहीं था। वातारू ने पूछा, क्या वह विरोध कर सकता है? वह जहाज का उपयोग करना चाहता था। न्यायाधीश ने सहमति दी। वातारू को अवसर मिला। उसने जाबो को चुनौती दी, जादुई जहाज सक्रिय करो। कहा, अगर यह तुम्हारा है तो तरीका पता होगा। जाबो मुस्कुराया। वह जानता था कि जादुई जहाज को सक्रिय करने के लिए खास जादू चाहिए। वातारू ने जाबो को कोशिश करने दी, लेकिन विभिन्न प्रयासों के बावजूद जहाज चालू नहीं हुआ। वातारू शांत रहा। उसे पता था यह जहाज असली नहीं था, यह चाबी से चलता था। जाबो की कोशिशें बेकार थीं। अब निर्णय काउंट और अन्य पर था। जाबो ने खुद को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई स्पष्ट थी। जहाज चुप था। उसका दावा अब अनिश्चित था। निर्णय का समय आ गया। वातारू ने जहाज को सक्रिय कर दिया, जिससे सभी अचंभित रह गए। न्यायाधीश ने जाबो के दावे को झूठा करार दिया। भीड़ ने जाबो और बैरन की आलोचना की। उन्होंने जादुई जहाज छीनने के लिए झूठ गढ़े। उन्होंने कमजोर बहाने रोकने की योजना बनाई। हर नागरिक से गहराई से पूछताछ होगी। वातारू अदालत से बाहर आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। गिल्ड मास्टर ने उसकी तारीफ की, लेकिन उसने चिंता भी जताई। गिल्ड मास्टर ने मदद मांगी थी। यह सुनकर वातारू चौंक गया। वह अपनी भूमिका पर विश्वास नहीं कर सका। कामिल ने कहा कि दक्षिणी अदालत पहले से जानती थी। जाबो और बैरन समस्या पैदा करने वाले थे। मुकदमा उन्हें पकड़ने और दंडित करने का सही मौका था। लोगों ने मुकदमे के बारे में बात की। जाबो को सजा मिलते देख वे खुश थे। यह एक कठिन चुनौती थी। आखिरकार उन्होंने खलनायकों को हरा दिया। मुकदमा खत्म हुआ। वातारू को लगा कि अब वह आराम कर सकेगा, लेकिन शहर में रिश्वतखोरी और हमले अभी भी आम थे। वातारू ने शहर छोड़ दिया। वह काम करते हुए उस द्वीप पर गया। वहाँ गेटो और अन्य लोग बेड़े बना रहे थे। अब वह जगह छुट्टियों के स्थान जैसी थी। अपने काम में उसने नई टीमों के साथ काम किया। वह खाना पकाने में कुशल हो गया।
6 महीने बाद उसके गिल्ड कार्ड पर 4 सफ़ेद सोने के सिक्के जमा हो गए। अब उसकी संपत्ति 68 सफ़ेद सोने और 80 चांदी के सिक्के थीं। यह 740 मिलियन जापानी येन के बराबर था। लग्जरी जहाज के लिए उसे 50 बिलियन येन चाहिए थे। इस गति से कमाने में 50 साल लगते। उसने महाद्वीप पर ध्यान दिया, नई नाव खरीदने की योजना बनाई, दक्षिणी महाद्वीप के साथ व्यापार का सोचा। इस दुनिया में काली मिर्च का व्यापार एक पुरानी प्रथा थी। इसे जादुई जहाज से लाने में 1 महीना लगता था और लोग कहते थे कि इससे अच्छी कमाई होती थी। वातारू ने दक्षिणी महाद्वीप की यात्रा के लिए जहाज चुनने पर सोचा। उसे बड़ा डेक अच्छा लगा। कामिल ने उसे समुद्र के बड़े राक्षसों के बारे में चेताया। उसने बताया कि 30 में से केवल एक जहाज लौटता है। उसने चाहा कि वह रुके, लेकिन उसका जहाज न डूब सकता था न टूट सकता था, इसलिए वह निश्चिंत था। गेटो ने उसे देखा और दिन का आनंद लेने पर चेतावनी दी। गेटो ने कहा कि यह सिर्फ एक पेय था। उसने पूछा, वातारू नक्शे के साथ क्या कर रहा था? उसने कहा कि यात्रा जोखिम भरी थी। क्या वातारू को सचमुच धन की आवश्यकता थी? वातारू ने कहा कि वह व्यापार करना चाहता था। उसके पास मजबूत जादुई जहाज था। उसने भगवान की प्रेरणा को छुपाया। गेटो ने सुना था कि दक्षिणी महाद्वीप खतरनाक था। गेटो ने वातारू को एस्कॉर्ट्स लेने का सुझाव दिया, लेकिन वातारू को संदेह था कि डिनो और रियो इतनी दूर साथ आना चाहेंगे। गेटो ने गुलाम खरीदने का सुझाव दिया। वे पलटवार नहीं करेंगे। कुछ काफ़ी कुशल थे। ये वातारू के लिए नया था, हालांकि इस दुनिया में यह आम था। नई जगह पर पहुंचकर उसे साथी मिलने की उम्मीद थी। शायद कोई अद्भुत महिला, वह उसकी रक्षा करेगी या उससे प्रेम करेगी। गेटो ने वातारू को खोया देखा। उसने कहा, ज्यादा जोर न डालो। फिर वह चला गया। तभी एलिसिया ने वातारू को बुलाया। क्लेरेटा और इरमा नाराज थीं कि वह दक्षिणी महाद्वीप जा रहा था। क्लेरेटा ने उसे सतर्क रहने को कहा। एलिसिया ने कहा कि उसी की वजह से यह द्वीप सुरक्षित बना। इरमा ने सिर हिलाया और वातारू को एक उपहार दिया। यह छोटा स्लाइम था जो उन्हें पानी की सड़कों में मिला था। यह उनका धन्यवाद था। स्लाइम पाकर वातारू बहुत खुश हुआ और उसका पूरा रवैया बदल गया, जिससे उन्हें देखकर खुशी हुई कि वह इसका इतना आनंद ले रहा है। स्लाइम बहुत प्यारा था। पालतू बनाने की क्षमता से वह इसे अपनी यात्राओं पर ले जा सकता था। जब उसने कहा कि उसके पास सूखा मांस है, स्लाइम ने कहा कि इसका स्वाद अच्छा है। वातारू ने हैरानी से एलिसिया को देखा। स्लाइम ने बात की थी। एलिसिया बोली, स्लाइम बात नहीं करते। वातारू को यकीन था उसने सुना था। क्लेरिटा ने सुझाव दिया, शायद यह उनके कौशल के कारण था। वातारू ने कौशल की जांच की, उसे सही पाया। वह खुशी से चमक उठा। वह उत्साह से नाचने लगा। अब वह स्लाइम को शहर ले जा सकता था। इरमा ने कहा, उसे घर ले जाने के लिए अनुबंध करना होगा। उसने कहा कि उसे जादुई घेरा बनाना होगा। वे स्लाइम को घेरे में लाएं, फिर वे आगे बढ़ सकते हैं। वातारू ने स्लाइम से पूछा कि क्या वह अनुबंध के लिए तैयार है। उसने कहा कि अगर वह तैयार है तो घेरे में आ जाए। वह चिंतित था। अगर स्लाइम अंदर नहीं आया तो उसे इसे जंगल में छोड़ना पड़ेगा। थोड़ी देर देखने के बाद स्लाइम ने कहा कि वह जुड़ जाएगा। वातारू के लिए सबने खुशी मनाई। उसने स्लाइम के साथ सौदा कर लिया। अनुबंध बनाना जैसे भावों का इजहार था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इसमें थोड़ी रोमांस की झलक थी। इससे दुनिया की अनोखापन फिर से महसूस हुआ। कैमिल ने पवित्र स्लाइम को साथी के रूप में दर्ज किया। उसका नाम रीमा रखा गया। रीमा असामान्य था। उसने चेतावनी दी कि रीमा चोरी न हो। वातारू ने नए जादुई जहाज की इच्छा जताई। उसने पूछा कि क्या वह सफ़ेद सोने के सिक्के निकाल सकता है। कैमिल ने कहा, अगर वह 10 से कम सिक्के निकाले तो उसी दिन मिल जाएंगे। वह उसके काली मिर्च के व्यापार से चिंतित थी। उसने उसे यकीन दिलाया, उसका नया जहाज बेहतरीन होगा। चिंता की बात नहीं है। वह चिंतित थी। उसकी लोगों को प्रभावित करने की क्षमता खास थी। वह दूसरों को प्रभावित करने में माहिर था। कैमिल जानती थी कि वह जहाज व्यापारिक गिल्ड से खरीद सकता है। वातारू ने देखा कि उसने व्यापार को कैसे जोड़ा। उसने पूछा कि क्या और मदद चाहिए। वातारू ने दास व्यापारी से मिलने का अनुरोध किया। वे एक शानदार लॉबी में पहुंचे। रीमा एक बैग में फिसल गई। एक व्यक्ति ने उनका स्वागत किया और उन्हें एक कमरे में ले जाकर डुइयों से परिचय करवाया। उन्हें एक महिला दास चाहिए थी, वह एस्कॉर्ट का काम कर सके। उसने 2 प्रकार के दासों का उल्लेख किया। आर्न दास, जो कर्ज चुकाने के लिए खुद को बेचते हैं। अपराधी दास, जो गंभीर अपराधों के कारण स्वतंत्रता खो देते हैं। अपराधी दास कठिन श्रम करते हैं, इसलिए वह आर्न दास की तलाश में था। आर्न दासों के लिए नियम थे। मालिक दासों को नहीं मार सकते, उन्हें हिंसक काम नहीं दे सकते, उनकी ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं। मालिकों को दासों को भोजन, कपड़े और आवाज़ देना होता था। दास मालिक के प्रति वफादार थे। वे भाग नहीं सकते थे। सब कुछ गुप्त रखना होता था। दास का अनुबंध वाणिज्य के देवता से जुड़ा था। नियम तोड़ने पर दिव्य दंड मिलता। वातारू को आश्चर्य हुआ
इस व्यापार में भगवान का न्याय था। डुयो ने कहा कि वह सबसे अच्छा दिखा सकता है, लेकिन कीमत अधिक थी। वातारू ने पूछा, महंगा मतलब क्या? डुयो ने बताया, हर एक की कीमत 30 सोने के सिक्के हैं। कीमत ऊंची थी, लेकिन उतनी नहीं कि वह तुरंत न चुका सके। उसने देखने की इच्छा जताई। डुयो ने ताली बजाई। वातारू को वे दोनों पसंद आएंगे। 2 लड़कियां अंदर आईं, एक एंजो जो फ्लेम टाइगर जनजाति से थी, और दूसरी फेलिसिया जो डार्क एल्फ से थी। डुयो ने पूछा, और वातारू का चेहरा पहले ही प्रभावित दिख रहा था। दोनों बहुत सुंदर थीं। वह उन्हें साथी मानता था। वातारू पहले प्रभावित हुआ। फिर उसने सोचा कि अगर ये दोनों इतनी कुशल और आकर्षक हैं, तो अमीर लोग 30 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार होंगे। डुयो ने कहा, उनकी सुंदरता ने कई को लुभाया था। इससे उन्हें अच्छा मालिक चुनने का मौका मिला। कई ग्राहक मोलभाव में असफल रहे। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, वातारू को भी उनकी मंजूरी चाहिए थी। डुयो ने जोड़ा कि वार्ताएं निजी होंगी, जिनमें केवल वातारू और वे दोनों शामिल होंगे। डुयो ने पूछा कि वातारू काम करना चाहता है। वातारू के पास खोने को कुछ खास नहीं था। उसने हाँ कह दी। कमरे को वाणिज्य के भगवान की बाधा ने ढका था। इससे चर्चाएं गोपनीय रहीं। अक्सर वे अपनी स्थिति बताते थे। वे अपनी संपत्ति दिखाते या क्षमताओं को उजागर करते। वे आमने सामने बैठे। वातारू सोचने लगा, उन्हें कैसे जीते? क्या रहस्यों को बताना सुरक्षित होगा? वह सोच रहा था, वह दूसरी दुनिया से है। उसे लगा वे उसे अजीब समझेंगे। वातारू ने सोचा, पहले परिचय देता हूँ। वे अपने नाम और स्थिति के बारे में विनम्रता से पूछ रहे थे। एंजो 19 वर्षीय आलसी था, जिसके पास अनेक कौशल थे, जबकि फेलिशिया 62 वर्षीय अंधेरी एल्फ के पास भी मजबूत क्षमताएं थीं। एंजो ने कहा वह उन्नत उपयोगकर्ता थी। फेलिशिया की बाधा जादू उपयोगी थी। वातारू ने पूछा कि वे दोनों दास कैसे बने। एंजो ने बताया कि उसे जुए का बड़ा कर्ज था। फेलिशिया ने कहा कि उसके गांव पर हमले के बाद उसने खुद को बेच दिया था। एंजो पहले बी रैंक की साहसी थी। एंजो साहसी थी। वह अक्सर आरण चुकाती थी। भूल भुलैया शहर में उसे चोट लगी। वह भुगतान नहीं कर पाई। उसके आरण बढ़ते रहे। उसने खुद को दास बना लिया, लेकिन उसने जुआ नहीं छोड़ा। वह दयालु मालिक चाहती थी, अच्छा खाना मिले और रोमांचक साहसिक कार्य भी। वह मजबूत थी। वह सुंदर भी थी। वातारू को उस पर भरोसा करने में असहजता थी। फेलिसिया ने बताया कि वह एक अंधेरे एल्फ गांव के मुखिया की बेटी थी। एक मानव सर्वोच्चता वाले राष्ट्र के डेमियन शिकार दस्ते ने हमला किया। अंधेरे एल्फ गुलाम बनाकर बेचे गए। उनकी सुंदरता के कारण ऊंचे दाम मिले। वातारू हैरान था, कोई देश मानव सर्वोच्चता का समर्थन कैसे कर सकता है? फेलिसिया ने कहा, यह भूमि ज्यादातर निष्पक्ष है, लेकिन इसका आकार छोटे गांवों को असुरक्षित छोड़ता है। उसके गांव को बचाना मुश्किल था। फेलिसिया ने वातारू से मदद मांगी। वह अंधेरे एल्फ के लिए सुरक्षित जगह चाहती थी। बदले में उसने निष्ठा का वादा किया। वातारू ने सोचा कि यह बड़ा काम है। शायद वह समुद्र में उनके लिए कोई खाली द्वीप ढूंढ सके। एंजो के लिए एक लग्जरी लाइनर उसकी रुचि को आकर्षित कर सकता है। यह बहुत सही लग रहा था। वातारू ने सोचा कि क्या इसमें सृजन के देवता का हाथ है। फेलिसिया को लगा वह मना कर देगा, लेकिन उसने कहा वह दोनों इच्छाएं पूरी कर सकता है। उसने अपनी विशेष क्षमता दिखाई। फिर उसने अपना जहाज बुलाया। वे चौंक गए। एंजो ने जहाज पर चढ़ने की कोशिश की। उसे रोक दिया गया। वातारू ने कहा कि उसका जहाज न डूब सकता है और न ही नष्ट हो सकता है। उसने उन्हें इसे खुद परखने का निमंत्रण दिया। एंजो ने जहाज पर अपनी ताकत आजमाई। कोई असर नहीं हुआ। वातारू ने कहा कि वह जल्द ही एक बड़ा मजबूत जहाज खरीदेगा। इसका उद्देश्य दक्षिणी महाद्वीप में व्यापार करना है। व्यापार के दौरान उसने खाली द्वीप खोजने का सुझाव दिया। एंजो की मांग पर उसने फेलिसिया के लोगों को स्थानांतरित करने पर सहमति दी। उसने गर्व से लग्जरी लाइनर दिखाया। उसके विशाल डिजाइन की ओर इशारा किया। इस जहाज में एंजो के आनंद के लिए भोजन, पेय, कपड़े और यहाँ तक कि एक कैसीनो भी था। वातारू ने जहाज की कीमत 500 प्लैटिनम सिक्के बताई, जो सुनकर काफी अधिक लगी। वातारू ने लड़कियों से कहा उसका जहाज अटूट है। फिर भी उसने अपनी कमजोरी मानी। उसने उनकी सुरक्षा की गुहार लगाई और सेवा का अनुरोध किया। थोड़ी देर देखने के बाद लड़कियों ने हामी भर दी। वातारू ने दिल से धन्यवाद किया। उसने रूमी से कहा अब वे साथ रहेंगी। एनिस ने कहा कि एक शर्त रह गई थी। उसने वातारू से उसे याद रखने का अनुरोध किया। ये कहते हुए वातारू चिंतित हो गया। फेलिशिया अपने गांव की हालत को लेकर हफ्तों तक परेशान रही। हैंस और फेलिशिया ने सुरक्षा के लिए अभ्यास किया। वातारू यात्रा की तैयारी में था। समुद्र में पहुंचते ही यात्री ने नया जहाज दिखाया। वे प्रभावित हुए। उनकी हैरानी बढ़ गई। उसने नए जहाज को क्रूजर कहा। फिर उसने इसे लड़कियों से मिलवाया। फेलिशिया ने पूछा क्या यही नाम है? उसने नाम सोचने की प्रेरणा दी। उसने कुछ भव्य सोचा, जैसे टोया मारू। फिर उसने स्पीडो नाम चुना, जो अधिक काल्पनिक था। स्पीडो दक्षिणी महाद्वीप की ओर बढ़ा।
अगली कहानी में वातारू ने जहाज को ढक दिया। इससे कैमिल चकित रह गया। कैमिल ने जहाज को अजीब कहा, पहले ऐसा नहीं देखा था। वह इसके स्रोत पर सोचने लगी। वातारू ने चुपचाप अंजिस से पूछा, क्या जादुई जहाज खोजे गए थे? उसने उसे आश्वस्त किया। यह नया विचार था। वह जानता था कि जादुई जहाज़ों में कई रहस्य होते हैं। उसने पूछा कि क्या प्लेटिनम सिक्के से मंगवाए गए कपड़े तैयार थे? उन्होंने 80 गज रेशम तैयार किया, जो एक भारी रकम ला सकता था। दक्षिणी काउंटी। कैमिल ने देखा कि मुद्रा प्रभावी थी। राजनीति बदल सकती है। फिर भी उसे विश्वास था वाटारू काली मिर्च खरीद सकते हैं। वह उसकी मदद की सराहना करता था। वह हमेशा तैयार रहती थी। वह संग में काली मिर्च बेचता था। वाटारू ने मेहनत का वादा किया। उसने एनरियो और दीना को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। वाटारू ने धन्यवाद कहा। 1 महीने की यात्रा शुरू हुई। उन्हें क्रूजर मिला। उनके समन कौशल तीसरे स्तर पर थे। अब जहाज खुद चलने लगे। वे पुराने गंतव्यों तक ले जाते थे। वे सोते रहे, फिर भी जहाज चलता रहा। महाद्वीपों के बीच यात्रा अब सरल थी। पहले उसे खुद जाना पड़ता था। पक्षियों और डॉल्फिनों के साथ वह लड़कियों के साथ आगे बढ़ा। डेक पर लड़कियां बातें करती, वे आराम करती। वाटारू के लिए चाय लाती। चाय पीते हुए उसने जहाज के बारे में पूछा। उन्होंने औपचारिकता कम करने की सलाह दी। उनसे जुड़ना मुश्किल था, फिर भी उसने कोशिश की। उसने पूछा कि क्या उपकरण उलझन में डालते हैं। वे नहीं समझ सके, लेकिन चलाना जानते थे। यह काफ़ी था। वाटारू शॉवर और माइक्रोवेव ओवन से चकित था। ये जादू पर निर्भर नहीं थी। यह उसे हैरान करता था। उसने कहा, जहाज ऐसी दुनिया से है जहां जादू नहीं है। फेलिसिया और एमजे उलझन में थे। ध्यान भटकाने के लिए उसने पूछा, क्या उन्होंने बेडरूम देखे हैं? उन्हें बिस्तर अच्छे लगे। वहाँ 3 बिस्तर हैं, हर किसी को अपना मिलेगा। वे सोच में थे कि क्यों सभी अलग अलग सोएं। वे इस विचार के आदी थे। फेलिसिया और एमजे ने सोचा कि उन्हें सोते समय भी वाटारू की सुरक्षा करनी चाहिए। वह इसे मान नहीं सका। साथ सोने का विचार उसे रोमांचित कर गया। सभी के साथ सोने का विचार रोमांचक था। सुरक्षा के लिए उसने हाँ कहा। अचानक उसने पानी में बुलबुले देखे। उन्होंने सोचा, ये गैस हो सकती है या किसी जीव की सांस। वे सही थे। एक विशाल समुद्री सर्प आया। वह जहाज की बाधा से टकरा गया। बाधा ने उन्हें सुरक्षित रखा। उन्होंने वापस लड़ने का फैसला किया। एमजे ने पहली बार दानव से लड़ने की इच्छा जताई। फेलिशिया ने उसे छड़ी दी। वाटारू को तीर मिला। पहले वार करने को कहा। उन्होंने मिलकर हराने का सोचा। इससे उनका स्तर बढ़ेगा। वाटारू ने रीमा को भी शामिल करना चाहा। वह स्तर 1 पर था। उसे अनुभव से लाभ हो सकता था। वाटारू ने ध्यान केंद्रित किया। उसने दानव पर वार किया। यह छोटा लेकिन सफल वार था। उसका स्तर बढ़ गया। उन्होंने रीमा को स्नैक नट्स फेंकने दिया। एमजे ने सबसे ताकतवर जादू किया। फेलिशिया भी साथ में आ गई। उन्होंने मिलकर समुद्री सर्प को हराया। इससे सबके स्तर बढ़े। वाटारू 25 पर पहुंचा, रीमा 32 पर, एमजे 7 पर और फेलिशिया 5 पर। फेलिशिया ने ध्यान दिया कि स्तर बढ़ना कैसे काम करता है। उसने कहा कि उच्च स्तर शरीर को मजबूत करते हैं, शायद जीवन बढ़ा सकते हैं। एक स्तर 700 नायक 1000 साल तक जिया। वाटारू ने कहा कि उसे यह नहीं पता था। लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और पूछा, क्या वह दूसरी दुनिया से है? वह चकित हुआ और फिर पूछा, ऐसा क्यों सोचा? एमजे चौंकी। उसने कहा कि उसे बुनियादी बातें नहीं पता थीं। वह इसे छुपा नहीं सका। एमजे ने कहा कि उसकी अपरिचितता और बिना जादू की दुनिया से जहाज चलाने की क्षमता ने उसे उजागर कर दिया। वाटारू ने इसे छुपाने का कोई कारण नहीं देखा। उसने उनसे इसे गुप्त रखने को कहा। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया। एमजे ने उसे चूमा। उनकी समुद्री यात्रा सफल रही। 25वें दिन उन्होंने दक्षिणी महाद्वीप देखा। वे 25 दिनों में वहां पहुंच गए। वे उम्मीद से 5 दिन पहले पहुंच गए। वे किनारे की तरफ बढ़े। एमजे ने चेताया कि वे स्थानीय भाषा नहीं जानते। वाटारू घबरा गया। उसने केवल एक देश को जाना था। फेलिशिया ने उसकी मूल भाषा के बारे में पूछा। उसने अपनी भाषा समझने की खासियत याद की। समस्या हल हो गई। वे उतरे। फेलिशिया ने उसे किसी भी हमले से बचाने के लिए सुरक्षा बांधा डाली। यह जगह एक शांत गांव थी। यह व्यापार के लिए सही नहीं लगी। वाटारू ने सुझाव दिया कि शहर के बारे में पूछें। उसने पहले ग्रामीण से बात की। वह सवाल पूछना चाहता था। 5 मिनट बाद वे घर में थे। भीड़ ने उन्हें घूरा। उन्होंने गांव के मुखिया से मुलाकात की। ग्लो ने उनका स्वागत किया। वाटारू ने कहा कि वे महाद्वीप पर थे। वे दक्षिण में व्यापार कर रहे थे। उन्होंने मदद मांगी। उन्हें एक बड़ा बंदरगाह शहर ढूंढना था। ग्लॉको ने बताया कि टावली एक बड़ा बंदरगाह शहर है। यह पश्चिम की ओर है। पैदल 10 दिन लगते हैं। वातारू यह सुनकर खुश हुए, लेकिन चीफ ग्लॉको ने कहा कि उनके राजा की मृत्यु हो गई थी। इससे उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया था। हालांकि यह पूर्ण युद्ध में नहीं बदला था। टावली में सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। जिज्ञासा के चलते उन्होंने और जानकारी मांगी। राजा की अचानक मृत्यु के बाद पहला
और दूसरा राजकुमार सिंहासन के लिए लड़ रहे थे। प्रथम राजकुमार की माँ एक विदेशी राजघराने से थी, जबकि द्वितीय राजकुमार की माँ प्रधानमंत्री के परिवार की उपपत्नी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रथम राजकुमार उपयुक्त नहीं है, द्वितीय राजकुमार को ताज मिलना चाहिए। इस विवाद से अशांति बढ़ी। दोनों राजकुमार सैनिक जुटा रहे थे। तावली में भाड़े के सैनिक और उपद्रवी बढ़ गए। ग्लाउको ने उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी। वे जहाज पर वापस लौटे और वातारू ने सभी से उनकी राय पूछी। फेलिसिया ने सुझाव दिया कि वह और एंज अकेले जाएं। वे कुछ जोखिम उठा सकते हैं। एंज ने सहमति दी और कहा कि वे बहुत दूर आ चुके हैं। सबसे बुरी स्थिति में वे पीछे हट सकते हैं। वातारू को जहाज को भागने का विकल्प बनाना अच्छा लगा। उसे योजना पसंद आई। शहर को समझने के लिए उन्हें खुद देखना होगा। कुछ दिन बाद वे तवाली के पास पहुंचे। ये एक बड़ा शहर था। वाटारू को गलियों में चलना अपेक्षा से अधिक शांत लगा। अचानक कुछ लोग अंज और फेलिसिया के पास आए और बातचीत करने लगे। वाटारू चिंतित था। वे उसके अंगरक्षक थे। उसने मना कर दिया, लेकिन वे नहीं माने। लड़कियों ने पूछा। वाटारू ने उन्हें संभालने की अनुमति दी। उन्होंने बिना जादू के 2 लोगों को हराया। फेलिसिया ने अपनी शक्तियां दिखाई। बाकी लोग गार्ड्स को बुलाने भागे। स्थिति बिगड़ते देख वे तेजी से भागे, जब तक पीछा बंद नहीं हुआ। एंज ने सोचा अब क्या करें। वहां कई खतरनाक लोग थे। कैमिल ने बताया स्टॉल खुले थे। वे काली मिर्च जैसी चीजें खरीद सकते थे। कैमिल ने बताया कि यहाँ एक गिल्ड है। वाटारू ने फैसला किया कि पहले वहां जाए। उसने एक विक्रेता से दिशा पूछी। विक्रेता ने भुगतान मांगा। वाटारू ने एक विदेशी सिक्का दिया। उस आदमी ने सिक्का लिया और उन्हें भूमिगत मार्ग की ओर निर्देशित किया, जहां गिल्ड था। सड़क शुल्क देने के बाद वे अंदर चले गए। वहां कई लोग सामान बेच रहे थे। विक्रेताओं ने 10 तांबे में लैंप और 50 में गाइड ऑफर किए। वाटारू ने मना किया और जल्दी आगे बढ़ा। फेलिसिया सुनना चाहती थी। एंज ने चेताया, एक चीज लेने का मतलब सब कुछ लेना होगा। एक छोटी लड़की ने फेलिसिया को गुलाब दिया। फेलिसिया ने उसे बिना झिझक ले लिया। कीमत थी 10 तांबे के सिक्के। 2 घंटे बाद वे व्यापारिक गिल्ड पहुंचे। एक आदमी ने बात करने की इच्छा जताई। वह जान गया कि वे उत्तरी महाद्वीप से हैं। फिर उन्हें निजी कमरे में ले गया। वहां गिल्ड के उप प्रबंधक मिया ने उनका स्वागत किया। वातारू उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। मिया ने पूछा, क्या आप काली मिर्च लेने आए हैं? उसने सिर हिलाया। उसने पूछा कि क्या व्यापार संभव है? शहर में तनाव है। मिया ने कहा कि स्थानीय सामंत राजकुमार के साथ थे। वे सैनिक जुटा रहे थे। संघर्ष जल्द शुरू हो सकता है। मिया ने उसे आश्वस्त किया, चिंता की कोई बात नहीं है। काली मिर्च खरीदना फायदेमंद है। वह खुश थी। काली मिर्च की बड़ी बिक्री हो रही थी। कीमतें आधी हो गई थीं। गृह युद्ध की संभावना थी। कुलीन लोग धन जुटाने के लिए काली मिर्च बेच रहे थे। वातारू को यह सौदा अच्छा लगा, लेकिन वह उसकी उत्सुकता पर हैरान था। एंज ने पूछा कि क्या सब ठीक है? वातारू ने कहा, वे काली मिर्च खरीदेंगे। फिर मिया ने सौदे को आगे बढ़ाने के लिए उसका बजट पूछा। वातारू ने बताया कि वह 2 प्लैटिनम सिक्के और कुछ मकड़ी का रेशम लाया है। मिया बहुत खुश हुई। उसने उसे धनवान व्यक्ति कहा। उसने कहा कि युद्ध शुरू होने पर रेशम जैसी विलासिता की चीजें नहीं बिकती, लेकिन उनकी गिल्ड अब भी इसे खरीद सकती है।